नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। चलिए, मैं उत्तराखंड की कल मैंने नदी तंत्र शुरू किया था और अलकनंदा नदी तंत्र हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे नदी तंत्र को पूरा कर रहा हूं और अब मैं पहले यमुना नदी तंत्र पे आ रहा हूं, फिर मैं गंगा नदी तंत्र को पूरा करके आपका गढ़वाल का फेज पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम कुमाऊं की तरफ चलेंगे। तो चलिए, आइए शुरुआत करते हैं यमुना नदी तंत्र की। देखिए, हेडिंग लिखा हुआ है यमुना नदी तंत्र। तो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, आपको दिख रहा होगा मैप में भरी हुई है यमुना नदी तंत्र। मैं आपको विस्तार से तरीके से समझाऊंगा, आप समझिएगा कि क्या कर रहे हैं हम यमुना नदी तंत्र को। एकदम से सारी नदियों को मत देखिए, बहुत आराम से देखिए और एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ आएगी और आपको मजा भी आएगा। चलिए, अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यमुना नदी तंत्र में यमुना नदी की हम बात कर रहे हैं और यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपूंछ से निकल रही है। बंदरपूंछ कहिए, यमुनोत्री ग्लेशियर कहिए, आप कह सकते हैं ये क्या है, यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र है। ठीक बात है। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, यमुना नदी को कालिंदी या कालिंदजा भी कहते हैं। आप जानते हैं कालिंद का मतलब सूर्य होता है, तो सूर्य की पुत्री होने के कारण इसे कालिंदजा भी कहते हैं। ठीक हो गई बात। तो यमुना का एक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। देखिए, यमुना को जो पढ़ने का हमारा क्षेत्र है, हमारा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देहरादून उत्तर प्रदेश की सीमा पर ढालीपुर है, लिखा हुआ होगा। यहाँ तक यमुना नदी जो है पूरा 136 किलोमीटर के करीब ट्रैवल करती है। तो यहाँ तक 136 किलोमीटर की लंबाई है। 136 किलोमीटर का हम ये पूरा का पूरा पाथ पढ़ेंगे। ठीक हो गई बात। तो आप देख सकते हैं 136 किलोमीटर की लंबाई में यमुना में कौन सी उसकी सहायक नदी है, कौन सी परियोजना है जो यमुना पे बनी हुई है, वो सारी की सारी मैं चर्चा करूंगा एक एक करके। मेरे साथ चलिए, शुरू करते हैं यमुना नदी। तो हमने बात जो शुरू करी, हमने कहा कि यमुना नदी कहाँ से निकल रही है, बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकल रही है। बंदरपूंछ ग्लेशियर यमुनोत्री में है। बंदरपूंछ चोटी है जिसका ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक बात है। वो पूरी की पूरी यमुनोत्री घाटी भी कहलाती है, जहां से यमुना नदी का उद्गम हो रहा है। देखिए, कई जगह पे ऐसा भी माना गया है कि जो ये ग्लेशियर हम देखते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर, ये यमुना का उद्गम नहीं है, बल्कि इससे ऊपर 10-11 किलोमीटर पे चंपासर ग्लेशियर है। कहते हैं कि वहां से यमुना नदी का जल जो है हिमनद से पिघल पिघल कर आ रहा है। खैर, वर्तमान में अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यही प्रमाणिक माना जाता है। तो हम देखते हैं बंदरपूंछ की दक्षिण पश्चिम चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का प्रवाह शुरू होता है। चलिए, यमुना नदी का जब प्रवाह शुरू होता है तो यमुना नदी सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी? यमुनोत्री धाम पहुंचती है। आप जानते हैं यमुनोत्री धाम है, यहाँ पर यमुना का मंदिर बना हुआ है जिसे यमुनोत्री धाम कहते हैं। ठीक है। कभी कभी यहाँ पर यमुना को असीता भी कहते हैं। आप कहेंगे असीता क्यों कहते हैं? असीता मतलब असित की पुत्री। असित कहेंगे आप, क्या मतलब इसका? देखिए, असित ऋषि हैं एक। असित ऋषि ने यमुना को खोजा, इसलिए यमुना का नाम असीता हो जाता है। यहाँ पे असित ऋषि का आश्रम भी है यमुनोत्री धाम में ही। ठीक हो गई बात। तो मैंने आपको बता दिया फैक्ट कि यमुना नदी का नाम असीता क्यों है, क्योंकि असित ऋषि को खोजने का श्रेय दिया जाता है। ठीक हो गई बात। चलिए, यहां से हम आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यमुनोत्री धाम है, तो यमुनोत्री धाम में आप जानते हैं यमुनोत्री मंदिर भी होगा। डेफिनेटली यमुनोत्री मंदिर होगा। उत्तराखंड के 4 धाम की जब हम बात करते हैं तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं। तो यमुनोत्री भी एक धाम है। इसी यमुनोत्री धाम में ही आते हैं। यहीं पर यमुनोत्री धाम में ही यमुना का मंदिर है, यमुनोत्री मंदिर है। इसकी अगर बात करूं, मैं इतिहास में वैसे पढ़ाऊंगा, प्रताप शाह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। टिहरी के पवार वंश के राजा प्रताप शाह ने इसका निर्माण कराया था। लगभग 1870-71 के आसपास इस मंदिर का निर्माण कराया था प्रताप शाह ने। ठीक है। सन में एक आध साल ऊपर नीचे होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर हम बाद में पढ़ेंगे इस मंदिर की मरम्मत होगी तो जयपुर की महारानी होगी, जयपुर की महारानी जिसका नाम होगा गुलेरिया। गुलेरिया जो है इस मंदिर की मरम्मत कराएगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यमुना नदी हम पढ़ रहे हैं। यमुना नदी में सबसे पहले ही हमारा पड़ाव आया है यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम में यमुना मंदिर है। यमुना मंदिर का हमने बात करी।
जिसका निर्माण प्रताप शाह ने कराया है। जयपुर की महारानी गुलेरिया ने मरम्मत कराई है। चलिए देखिए, मंदिर पढ़ाना मेरा यहाँ पे मुख्य ध्येय नहीं है। मेरा मुख्य ध्येय आपको जल प्रवाह पढ़ाना है। चूंकि यमुना के नाम पे ही मंदिर था, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस किया है। आगे आता हूँ। आगे जैसे ही मैं आता हूँ तो मेरे को खरसाली दिखता है। उत्तरकाशी का खरसाली है। देखिए, अभी हम उत्तरकाशी में ही पढ़ रहे हैं। जैसे ही जिला चेंज होगा, जिला परिवर्तित होगा, मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि अब हम दूसरे जिले में प्रवेश कर रहे हैं। तो खरसाली में जगह है, जगह का नाम है जानकी चट्टी। आप देख पा रहे होंगे खरसाली, खरसाली के पास जानकी चट्टी। ठीक है, वहां पर यमुना की पहली सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है ऋषिगाड़। तो ऋषिगाड़ यमुना की पहली सहायक नदी हो जाती है। जो जानकी चट्टी कहाँ है? खरसाली में है। संगम होता है यमुना प्लस ऋषि गंगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हमें हनुमान चट्टी मिलती है, जहां पर हनुमान गंगा या हनुमान गाड़, देखिए गाड़ भी कहते हैं नदियों को। गंगा तो आप गाड़ भी, पानी के स्रोत को गाड़ भी कहते हैं। तो मैं कहीं हनुमान गाड़ कहूँ या ऋषि गाड़ कहूँ या हनुमान गंगा कहूँ, ऋषि गंगा कहूँ, आप एक ही बात समझिएगा, कोई डिफरेंस मत समझिएगा। चलिए आगे आते हैं। तो जैसे ही हम हनुमान गाड़ मिलाते हैं, हनुमान गाड़ जो है हनुमान चट्टी में मिलती है और दूसरी नदी का संगम हो जाता है, यमुनोत्री प्लस हनुमान गंगा का संगम हो जाता है। उसके बाद में आगे आता हूँ तो आगे मैं आता हूँ, पुरोला का क्षेत्र पड़ता है उत्तरकाशी में। वहाँ की जो प्रमुख नदी है, जिसे मैं कहूँ कि जीवन रेखा है पुरोला की, उस नदी का नाम है कमलगाड़ नदी। कमलगाड़ नदी यमुना में 9 गांव जगह है। यमुनोत्री में आप देख सकते हैं 9 गांव में कमलगाड़ नदी मिल रही है और ये पूरे पुरोला ब्लॉक में ये कमलगाड़ नदी बह रही है। देखिए, पुरोला एक विकासखंड है। पुरोला विकासखंड की जीवन रेखा कहलाती है कमलगाड़ नदी। ठीक बात है। अगर मैं आपसे कहूँ इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है तो मैं बता नहीं पाऊंगा। ये सदाबहार नदी है। वर्षा जल और विभिन्न प्रकार के स्रोत इसमें मिलते हैं। तो कोई प्रमुख हिमानी नहीं है कमलगाड़ की। ये छोटी छोटी नदियां हैं। कमलगाड़ का मुझे चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि इसका विशेष महत्व है। कहीं जगह पे इस कमलगाड़ को कमलोड़ भी कहा गया है, कमोलड़ भी कहा गया है। क्या कहा गया? कमोलड़ भी कहा गया है। इसी कमलगाड़ के लिए कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगर मैं इस नदी की विशेषता की बात करूं तो देखिए क्या कारण है जो मैं इस नदी की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में एक तो रोजगार के साधन नहीं होते, रोजगार के साधन ना होना, दूसरा कृषि भूमि का भी बहुत अधिक उपजाऊ ना होना, सिंचाई के साधन ना होना, जो एक बड़ी समस्या बनती है पहाड़ों के लिए, पलायन की समस्या लाती है। ठीक बात है। जब व्यक्ति को अपने ही क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलेगा और कृषि भूमि के लिए सिंचाई के साधन नहीं होंगे तो व्यक्ति अपनी आसपास की मजबूरियों से बाहर जाकर के रोजगार करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? पलायन कहते हैं। ठीक बात है। इसे अगर पलायन की दृष्टि से, पलायन के 2 फैक्टर होते हैं, एक पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है। इसे कहते हैं पुश फैक्टर। तो जो उत्तराखंड में पलायन होता है ये पुश फैक्टर की दृष्टि से है। पुश फैक्टर का मतलब होता है जब आपके जहां आप रहते हैं वहां के आसपास की समस्याएं आपको इतना परेशान कर देती हैं कि आप अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो वो पुश फैक्टर कहलाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना घर, अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन कमाने के लिए, परिवार के लिए उसे छोड़ना पड़ता है। तो पुश फैक्टर एक मजबूरी में किया गया पलायन होता है। तो पहाड़ पे समस्या है, मैं यहाँ पर उसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? देखिए, कमलगाड़ नदी की विशेषता है ये छोटे छोटे जल स्रोतों के साथ मिलकर उत्तरकाशी के पुरोला के ब्लॉक में लगभग 4500 हेक्टेयर खेती के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है कमल नदी। तो कमल नदी देखिए कितने बड़े स्तर पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, ये इसकी विशेषता है। आपको पता है कमल नदी की जो घाटियां हैं उसे कमला सिराई घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमला सिराई घाटी, या दूसरा नाम हम क्या कहते हैं? रामा सिराई। रामा सिराई, ये 2 प्रमुख घाटी हैं कमल नदी की जो प्रमुख रूप से जानी जाती है अपने कृषि कार्यों के लिए। इस क्षेत्र की विशेषता बताऊं मैं आपको, कमल नदी के जल भराव से यहाँ पर चावल की खेती होती है और जो चावल है वो यहाँ का प्रसिद्ध है लाल चावल। लाल चावल उत्तराखंड का पूरे भारत में प्रसिद्ध है और एक कैश क्रॉप के रूप में काम करता है कमल नदी के क्षेत्र में। पुरोला के क्षेत्र में लाल चावल एक कैश क्रॉप के रूप में काम करता है। लाल चावल न केवल स्थानीय लोगों को नगद मुहैया कराता है, यानी पैसा मुहैया कराता है, बल्कि ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी भरपूर है।
लाल चावल की अगर बात करूं, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होता है ये चावल। दूसरी इसकी विशेषता है, इसमें आपका विटामिन बी भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। आप एंटीऑक्सीडेंट भी जानते होंगे। तो देखिए ये सारे के सारे इस चावल की विशेषता है, जिस कारण इस चावल की बड़ी मांग होती है। यही नहीं, इसके अलावा कमल नदी की घाटी में मटर, टमाटर, खीरा आदि की खेती बहुतायत में होती है। इतने बहुतायत में होती है कृषि। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक संस्था है जिसका मैं जिक्र कर देता हूं, उसका नाम है हार्क। हार्क संस्था की फुल फॉर्म है हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर। एक एनजीओ के रूप में काम करती है, HARC, हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर, जो यहाँ के स्थानीय उत्पादों को खरीद कर एक एनजीओ के रूप में काम करती है, मदर डेयरी तक सप्लाई करती है और मदर डेयरी उन प्रोडक्ट्स को दिल्ली और मुंबई में बेचती है। तो आप समझ गए कमल नदी से यहाँ पर क्या होता है, कमल नदी ने यहाँ पर आय के साधन सर्जित कर रखे हैं। यही कारण है कि कमल नदी की घाटी पलायन को रोक दिया है। इस क्षेत्र में पलायन की समस्या नहीं है। तो आप समझिए पहाड़ पे कितना महत्व है कमल नदी का इस घाटी में, जिस कारण से पलायन जैसी एक बड़ी समस्या केवल एक प्राकृतिक स्रोत ने ही समाप्त कर रखी है इस क्षेत्र में। ठीक हो गई बात, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कमल नदी। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर कई छोटी छोटी नदियाँ हैं जो मिलती हैं, आपको देखना चाहिए। भद्रीगाड़, अमलारगाड़, कृष्णागाड़, खुतनूगाड़, मुगरागाड़, पुजियारगाड़, गड़ोलीगाड़, बनाड़गाड़, ये प्रमुख रूप से नदियां हैं जो कि यमुना में उत्तरकाशी में मिलती हैं। इनके ना तो उद्गम पता है सही, ना ही इनके मिलने की जगह, छोटी छोटी धाराओं के रूप में बह रही है। तो आपको ये याद कर लेना चाहिए, आपसे पूछे भद्रीगाड़, बनाड़गाड़, गड़ोलीगाड़ किसकी सहायक नदी है? पुजियारगाड़, मुगरागाड़, खुतनूगाड़, कृष्णागाड़, अमलारगाड़, कमलागाड़, ये किसकी सहायक नदी है? तो आपको कहना चाहिए ये यमुना की सहायक नदी है। इस तरह याद करके आप अपने परीक्षा की दृष्टि से एक क्वेश्चन को बचा सकते हैं। तो मैंने ये छोटी छोटी नदियों की बात करी। उसके बाद मैं एक बार फिर से उत्तरकाशी से बाहर जा रहा हूं। तो उत्तरकाशी से बाहर जाने से पहले मैं एक बार दोबारा जिक्र कर देता हूं। यमुना निकली, यमुना में यमुनोत्री धाम पे हमने बात की, फिर ऋषि गंगा या ऋषिगाड़ पे बात की जो कि खरसाली जानकी चट्टी में मिली, हनुमान गाड़ पे बात की, हनुमान गाड़ जो है हनुमान चट्टी में मिली, फिर हमने कमलगाड़ की बात की जो नौगांव में मिली, और उसके अलावा इन छोटी नदियों की बात की जो यमुना की सहायक नदियां हैं। देखिए मैंने छोटे छोटे दाएं बाएं दोनों से दिखा रखी है, तो आप इनकी एग्जैक्ट लोकेशन मत समझिएगा, ये केवल इसलिए दिखाया गया मैप में कि आपको याद हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नदी ऊपर नीचे का इनका क्रम चेंज हो जाए। बनाड़गाड़, भद्रीगाड़, गड़ोलीगाड़, पुजियारगाड़, मुगरागाड़, खुतनूगाड़, कृष्णागाड़, अमलारगाड़, इनका ऊपर नीचे ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी यमुना की सहायक नदी है। आगे की यात्रा करती है यमुना, और आगे यात्रा करते करते यमुना देहरादून जिले में प्रवेश कर जाती है। अब देहरादून जिले में प्रवेश कर रही है यमुना, तो यमुना की और कौन सी सहायक नदी है पहले उस पर चर्चा करते हैं, फिर हम आते हैं। अगर हम ध्यान दें, देखिए लिखा हुआ है इधर हिमाचल प्रदेश है, यमुना से लगा, देहरादून से लगा हुआ, उत्तरकाशी से ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के डोडरा कवार लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे हो डोडरा कवार से एक नदी आ रही है, उसका नाम लिखा हुआ है रूपिन। तो रूपिन नदी जो है डोडरा कवार हिमाचल प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड में प्रवेश कर रही है, आप देख रहे होंगे। और इधर स्वर्गारोहिणी हिमनद से, स्वर्गारोहिणी हिमनद आपका उत्तरकाशी में है, और वहां से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है सुपीन। तो उत्तरकाशी में ही हिमाचल से आने वाली रूपिन और उत्तरकाशी से आने वाली सुपीन का संगम हो रहा है, जगह का नाम है नेटवाड़। तो नेटवाड़ कहाँ पे है? नेटवाड़ संगम स्थल उत्तरकाशी में है, जहां पर रूपिन और सुपीन का संगम हो रहा है। तो आपको याद करना चाहिए, उत्तरकाशी में हमने रूपिन और सुपीन का संगम कराया है। सै से सुपीन है और सै से ये हिमाचल, ये उत्तराखंड की है। रै से रूपिन है, डोडरा कवार हिमाचल प्रदेश की है। सै से सुपीन, आप सै से स्वर्गरोहिणी याद कर लीजिए, तो आपको स्वर्गरोहिणी पता है उत्तराखंड में है, तो आपको याद हो जाएगा कि सुपीन उत्तराखंड की है, और दोनों नेटवाड़ उत्तरकाशी में मिल रही हैं।
चलिए देखिए, इन दोनों के संगम के बाद ये नदी जो है ये टोंस के नाम से जानी जाती है। अब पुरानी धार्मिक किताबों में इसे तमसा भी कहा गया है और इसे टोंस कहा जाता है। अब ये टोंस के रूप में इसका प्रवाह होगा उत्तरकाशी से देहरादून में। ठीक हो गई बात। आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया है उत्तरकाशी से देहरादून के बीच में। अब इसका प्रवाह टोंस या तमसा के नाम से होगा। यही टोंस नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है जिन पर काम है चल रहा है। एक है इचेरी डैम और एक है किसाऊ डैम। आप देख सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इचारी और किसाऊ डैम किस नदी पर है, तो आप कहेंगे टोंस नदी पर है। ठीक है। किसाऊ डैम्स, अभी किसाऊ डैम जो है, किसाऊ बांध अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसका पूरा काम नहीं हुआ है। इचारी डैम पे काम हो चुका है। इचारी डैम पर ही 2 पावर स्टेशन बने हुए हैं जहां पर भी हेड मिलता है। हेड का मतलब झरने के रूप में मिलता है, वहां पर डैम पावर स्टेशन बनाए जाते हैं। देखिए, एक छिबरो पावर हाउस है और एक खोदरी पावर हाउस है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। छिबरो और खोदरी किसके ऊपर है? इचारी के पावर स्टेशन है। इचारी बांध किस पे है? इचारी बांध टोंस नदी पर है। चलिए यहाँ पे हम आगे आते हैं। टोंस में हिमाचल प्रदेश से एक नदी और आकर मिल रही है जिसका नाम है पवार। कहीं पवार, कहीं पब्बर, कुछ इस तरह का लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार उत्तराखंड पुलिस में पेपर में क्वेश्चन आया था, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बना रही है, तो उन्होंने टोंस नहीं खाली दिया था, उन्होंने टोंस पवार दिया था। तो देखिए, टोंस पवार आपको दिख रही होंगी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा बना रही है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोंस पवार हमने देख लिया। आगे चलता हूँ। टोंस पवार के संगम के बाद ये जो टोंस नदी, ये आगे भी टोंस के नाम से जानी जाएगी पवार के मिलने के बाद। ये आगे आती हैं और कालसी में ये यमुना में मिल रही हैं। ठीक बात है। तो यमुना को हम उत्तरकाशी से ला रहे थे, इधर से दूसरी नदी ला रहे हैं हम। तो टोंस और यमुना का संगम हो रहा है देहरादून। देहरादून में कहाँ पे? कालसी में संगम हो रहा है। ठीक हो गई बात। उसके बाद ये आगे यमुना जो है आगे चलती है, कालसी से आगे ये देहरादून के डाक पत्थर में पहुंचती है। डाक पत्थर में यमुना पर एक बैराज बनाया गया है। देखिए, बैराज जब बनाया जाता है तो बैराज का मुख्य उद्देश्य नदी में से नहरें निकालना होता है। तो इसी तरह डाक पत्थर बैराज बना हुआ है डाक पत्थर में। अब आप समझ गए, डाक पत्थर बैराज बना है तो यहाँ से जरूर नहर निकलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो यमुना से एक तो ये मुख्य यमुना है, ये लिखा हुआ है, और इससे ये एक नहर निकाली गई है। आप देख सकते हैं। क्या नाम है इस नहर का? इस नहर का नाम है शक्ति नहर। आप देख सकते हैं। तो डाक पत्थर से यमुना से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है शक्ति नहर। बिल्कुल ठीक बात है। शक्ति नहर जैसे ही आगे आती है तो रामपुर मंडी के पास शक्ति नहर में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है आसन। आसन आप देख रहे हैं देहरादून के पूर्वी भाग से निकलती है, देहरादून मार्ग के भाग से निकलती है। आशा रोड़ी देहरादून मार्ग से ये आती है और इस नदी का नाम है आसन नदी। लगभग 40 किलोमीटर का प्रवाह है इसका। 40 किलोमीटर का प्रवाह के बाद ये रामपुर मंडी में यमुना में आकर मिल जाती है। तो रामपुर मंडी देहरादून हुआ। देहरादून में रामपुर मंडी में किस किस का संगम हो रहा है? एक तो हो रहा है आसन और यमुना की नहर। नहर का नाम है शक्ति नहर। तो शक्ति नहर और आसन नदी का संगम रामपुर मंडी में हो रहा है। आप देख सकते हैं जहां पर ये संगम हो रहा है वहीं पर बैराज बना हुआ है जिसका नाम है आसन बैराज। ये 1967 का है। उत्तराखंड में पूछा गया क्वेश्चन है। आसन बैराज कब का है? 1967 का है। आसन नदी कहां से आ रही थी? आशा रोड़ी के पास से ये नदी आ रही थी। लगभग 40 किलोमीटर ये बहने के बाद रामपुर मंडी में यमुना की नहर जिसका नाम है शक्ति नहर और शक्ति नहर में समाहित हो जाती है। आसन बैराज पे ही आसन बर्ड सेंचुरी भी बना हुआ है। बर्ड यानी पक्षियों की सेंचुरी। यहाँ पर सर्दियों में यूरोप आदि ठंडे इलाकों से बहुत से विदेशी पक्षी देखने को मिलते हैं। आसन बैराज पर 2 पावर प्लांट भी लगे हुए हैं। एक कुल्हा पावर प्लांट है और एक खारा पावर प्लांट है। तो आप इन्हें याद कर लेंगे। आसन बैराज पे 2 पावर प्लांट लगे हुए हैं। ठीक हो गई बात। इसके बाद ये नहर आगे जा करके मुख्य यमुना में ही मिल जाएगी। चूंकि उत्तराखंड की सीमा यहाँ से पार कर जाती है तो मैं शक्ति नहर को यहीं छोड़ूंगा और अब मैं वापस आ रहा हूँ आपकी अपनी यमुना नदी की मुख्य धारा पर।
अगर मैं मुख्य धारा पे आता हूँ, डाक पत्थर से ये मुख्य धारा निकली है और यहाँ पर इसमें दो नदियाँ आकर मिलेंगी। एक आकर के मिलेगी गिरी, गिरी भी हिमाचल प्रदेश से आ रही है और आकर के रामपुर घाट में किस में मिल रही है, ये रामपुर घाट में यमुना, मुख्य यमुना नदी में मिल रही है। गिरी के बाद जो दूसरी नदी आती है उसका नाम है बाटा नदी। तो गिरी और बाटा मुख्य यमुना की सहायक नदी है, जबकि यमुना की नहर, शक्ति नहर की सहायक नदी आसन थी। ठीक हो गई बात। उसके बाद यमुना आगे बहते हुए ढालीपुर के पास उत्तराखंड की सीमा को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले यमुना नदी की कुल लंबाई उत्तराखंड में 136 किलोमीटर का प्रवाह है। 136 किलोमीटर प्रवाह होने के बाद यमुना नदी उत्तराखंड की सीमा को छोड़कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। देखिए, यमुना से संबंधित मैंने जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको उत्तराखंड के संदर्भ में नदी बताना है, नहीं तो मैं आपको यूपी में भी ले जा सकता हूँ और यमुना को इलाहाबाद तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं तक जा रहा हूँ। मैं आपको कहें तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आपकी वीडियो लंबी होती है तो आपको उत्तराखंड के संदर्भ में देखिए। जब भारत का भूगोल डालूंगा तो मैं यमुना को यहीं से ढालीपुर से लेकर चलूंगा और इलाहाबाद तक, संगम तक लेकर चलूंगा। आपको इसके किनारे सारे घाट, नगर सब पढ़ाऊंगा। तो देख लीजिए आप, यमुना नदी को हमने बंदरपूंछ से शुरू किया और हमने ढालीपुर तक, देहरादून तक ले आए। 136 किलोमीटर का प्रवाह करा दिया और बहुत से संगम इसके किनारे है। मैंने आपकी यमुना नदी का पोर्शन पूरा कर दिया है। उसके बाद मैं आऊँगा भगीरथी तंत्र, फिर गंगा तंत्र, उसके बाद मैं आऊँगा नैनीताल नदी तंत्र पे, फिर काली नदी तंत्र और अन्य छोटी छोटी नदियों पे मैं आपको पास आऊँगा। मुझे लगता है आपको समझ आई होगी मैप से। बहुत आराम से मेरे शब्दों को ध्यान से उंगली रखकर पढ़िएगा, आपको ज़रूर समझ आएगी। अगर समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। मेरा उद्देश्य आपको याद कराना है। अगर आपको याद नहीं हुई तो मेरा पढ़ाना बेकार है। ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको लाभ हो, इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है। चलिए, मैं आगे चलता हूँ। एक चीज़ शायद रह गई, मैंने आपको कमल नदी पढ़ाई, वहाँ पर मैंने आपको बताया एक संस्था हार्क है, शायद बताया था मैंने आपको। ठीक है, 1989 की है हार्क शायद। तो हार्क का मैंने आपको बताया जो कमल नदी के क्षेत्र के, पुरोला क्षेत्र के लोगों के प्रोडक्ट को कहाँ मदर डेयरी को सप्लाई करने में सहायता करती है। तो आप हार्क का एक क्वेश्चन देखिएगा, हार्क के संस्थापक कौन है, हार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, हार्क क्या क्या काम कर रही है हिमालय क्षेत्रों के लिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है। कोई कमेंट नहीं करता है, कोई नहीं लिखता है। देखिए, अगर जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो आप कमेंट करेंगे तो आपको लाभ होगा, फायदा होगा। आप कुछ चीज़ खोजेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ नहीं मिला तो आप लिखिए कि हमें नहीं मिला, आप बताइए, तो मैं कमेंट करूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाना है। चलिए, मैं आगे चलता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।